मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में चर्चा की थी और यह हमारे देश का सौभाग्य है कि अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के आज महिमामयी द्रौपदी मुर्मू तक सब ने राष्ट्रपति के पद की गरिमा को बढ़ाया है, पद के सम्मान में वृद्धि की है और हमेशा अपनी मर्यादाओं के अंदर रहते हुए अपने कार्यों, शक्तियों तथा उत्तरदायित्व का पूरी ईमानदारी से गरिमा पूर्वक निर्वाह किया है। एक दो छिटपुट उदाहरण मिलते हैं कि जब राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। जैसे ज्ञानी जैल सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से मिलने गई, तो पूरी चर्चा होने के बाद जब श्रीमती गांधी वहां से वापस आने लगी तो ज्ञानी जैल सिंह बहुत ही भावुक होकर के श्रीमती गांधी की कार का दरवाजा खोलकर खड़े हो गए। यह माना गया कि ज्ञानी जैल सिंह बहुत ही भावुक होकर के श्रीमती गांधी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित कर रहे थे और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इसी प्रकार से श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बारे में यह सुना जाता है कि उन्होंने उनको जो उपहार मिले थे विदेशों से, उनमें से कुछ उपहारों को पद छोड़ने के बाद अपने गृह नगर ले गई थी, जिसके बारे में कुछ करस्पॉन्डेंस हुआ, फिर उन्होंने वापस किया। वस्तुतः ये एक दो घटनाओं को छोड़ करके राष्ट्रपति ने अभी तक जो भी काम किया, हम उसे श्रेष्ठ कार्य कह सकते हैं। उन्होंने अपनी पद की गरिमा में वृद्धि करने का काम किया। यहाँ पर एक बात बताना उपयुक्त होगा कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को या जो भी हमारे देश से अधिकारी विदेश यात्रा पर जाते हैं, सरकारी यात्राओं पर जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे देश के वही अधिकारी इन अधिकारियों को उपहार देते हैं। एक शिष्टाचार के नाते कई प्रकार के उपहार देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जब भी किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं तो उनको कोई न कोई उपहार जरूर मिलता है। इसी प्रकार से दूसरे देश से जो भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री आदि हमारे देश में आते हैं तो हम भी उन्हें शिष्टाचार के नाते स्वागत सम्मान की दृष्टि से उन्हें कुछ उपहार दिया जाता है। तो ये जो उपहार मिलते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि आदि को, तो इन उपहारों का वे उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें सरकारी खजाने में जमा करना होता है। चाहें तो वो पैसा देकर खरीद सकते हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध एक मुकदमा चल रहा है, जिस पर यह आरोप है कि उन्होंने प्राप्त उपहारों को तोशखाने में जमा किया, उसके बाद उसे 2 करोड़ में खरीद लिया और उसे 7 करोड़ में दूसरे लोगों को बेच दिया। या कई ऐसे उपहारों को उन्होंने तोशखाने में जमा न करके अपने निजी संपत्ति के रूप में उसको प्राप्त कर लिया है। तो नियम यह है कि ऐसे सभी उपहारों को सरकारी खजाने में या तोशखाने में जमा करना होता है। यदि वह चाहे तो उसको वाजिब मूल्य देकर के खरीद सकते हैं। तो ऐसी छिटपुट घटनाएं घटी हमारे देश में, लेकिन अभी तक हमारे देश में जितने भी राष्ट्रपति बने सबने बहुत बढ़िया काम किया है। आगे एक घटना की चर्चा जब प्रधानमंत्री पर हम विचार करेंगे तब होगी, तब तक उसको आगे देखें। आज देखते हैं उपराष्ट्रपति। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वहीन पद उपराष्ट्रपति का है। इसकी शुरुआत अमेरिकन संविधान से हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति के पद की स्थापना की गई। उसके बाद एक उपराष्ट्रपति का पद भी सृजित किया गया, जबकि वंशानुगत शासन के अंतर्गत
उप सम्राट का पद नहीं होता। वंशानुगत शासन, जैसे इंग्लैंड सम्राट है तो सम्राट ही रहेगा, कोई उप सम्राट नहीं होगा। लेकिन युवराज का पद वहां पर स्थापित किया जाता है। लेकिन जहां पर निर्वाचित राष्ट्रपति का पद रखा जाता है वहां पर उपराष्ट्रपति के पद की स्थापना करने का प्रावधान दुनिया के प्राय सभी देशों में किया जाता है। तो भारत में भी एक उपराष्ट्रपति पद की स्थापना की गई है। अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स थे और दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन। जेफरसन जब इस उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए तो उन्होंने कहा था यह पद क्या है, यह व्यर्थ का महिमावान व्यक्ति है, व्यर्थ का महिमावान व्यक्ति है। मतलब इस पद का कोई महत्व नहीं है। क्यों? जब तक राष्ट्रपति है तब तक इस पद का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है किसी भी कारण से, तो यही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब उसकी महिमा बढ़ जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का अर्थ क्या है? जब एक व्यक्ति एक विभाग में रहते हुए दूसरे विभाग का काम देखता है, काम करता है, तो जो दूसरा विभाग होगा उसको पदेन कहते हैं। जैसे एक सांसद बहुमत दल का सदस्य है और बहुमत दल का सदस्य होने के बाद वह मंत्री बन जाता है, तो मंत्री के पद पर वह पदेन सदस्य के रूप में काम करता है। वह मूलतः किस विभाग का है? संसद का, व्यवस्थापिका का है। लेकिन मंत्री किस पद का, किस विभाग का है? मंत्री किस विभाग से संबंधित है? कार्यपालिका से। तो एक सांसद होते हुए भी जब वह कार्यपालिका में नियुक्त होकर के काम करता है तो उसको पदेन कहते हैं, पदेन सदस्य कहते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यपालिका से संबंधित है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा जो कि व्यवस्थापिका का विभाग है, व्यवस्थापिका का एक सदन है, व्यवस्थापिका की अध्यक्षता करता है, इसलिए उसे पदेन सभापति कहते हैं। अध्यक्ष नहीं कहते, प्रेसिडेंट नहीं कहते, चेयरमैन कहते हैं। चेयरमैन और प्रेसिडेंट में अंतर होगा, यद्यपि दोनों के लिए अंग्रेजी में शब्द अध्यक्ष का ही है, लेकिन दोनों में सभापति और अध्यक्ष दोनों की शक्ति, दोनों में अंतर होता है। जैसे स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होने के नाते उसे कई प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन सभापति को ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं होते। तो अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और जब कभी भी वह राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वह राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तब वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। कोई दूसरा व्यक्ति जो इसके लिए निर्वाचित हुआ है वह व्यक्ति राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। अनुच्छेद 65 कहता है जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। संविधान में कहीं पर भी कार्यकारी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हम लोग बोलचाल की भाषा में कार्यकारी राष्ट्रपति बोलते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट बोलते हैं, लेकिन संविधान में एक्टिंग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह उस पद पर तब तक काम करते रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता, शपथ नहीं ले लेता, तब तक वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता रहेगा। और जब वह ऐसा काम करेगा, मतलब राष्ट्रपति के रूप में जब वह काम करेगा, तो उसे राष्ट्रपति को मिलने वाली पूरी सुविधाएं, विशेषाधिकार, वेतन भत्ते आदि सब उसी के अनुरूप प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के
एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान की रीति से होगा। इसमें 3-4 चीजें हैं। एक, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सम्मिलित हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी उसी तरीके से होता है जिस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान की रीति से होता है। इसकी योग्यता अनुच्छेद 66 में ही योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। तीसरा, उसमें राज्यसभा की सदस्यता की योग्यता हो। और चौथा, वह किसी लाभ के पद पर न हो। ये उसके सामान्य सी योग्यताएं हैं। अवधि, उसकी अवधि पद ग्रहण करने की तिथि अर्थात शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए होती है। वह राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति किसी दूसरे को यदि अधिकृत करता है तो उसके समक्ष अपने पद से संबंधित शपथ लेता है और वह उस शपथ पत्र पर अपना हस्ताक्षर करता है। वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता। सामान्यतया उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पहले नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो पाया तो वह अपना कार्यकाल समाप्त होते ही पद छोड़कर भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी चुन करके नहीं आ जाता। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और उसकी पदच्युति एक प्रस्ताव, पदच्युति का प्रस्ताव राज्यसभा से शुरू किया जा सकता है। कारण इसमें कुछ नहीं दिया गया है। संविधान पदच्युति के कारण या पदच्युति संबंधी किन कारणों से उसको पदच्युत किया जा सकता है ऐसा कोई कारण नहीं बताया। जबकि राष्ट्रपति की पदच्युति में यह प्रावधान है कि संविधान का अतिक्रमण होने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति में ऐसा कुछ नहीं है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि है कि 14 दिन की पूर्व सूचना देकर पदच्युति प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा में नहीं। तो सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा और राज्यसभा उस पर विचार करके कुल सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। कुल सदस्य संख्या, कितना सीट भरा है, खाली है, नहीं, कुल सदस्य संख्या 232 धन 12, 244, 232 निर्वाचित, 12 मनोनीत। तो मान लीजिए 244 में 240 सीट है, बाकी 4 सीट मान लीजिए खाली है, तो 244 का आधा से ज्यादा, ये मतलब कि 123 सदस्यों का यदि समर्थन उस प्रस्ताव पर प्राप्त हो जाता है तो फिर लोकसभा में यह प्रस्ताव जाता है। लोकसभा में विचार करने के बाद यदि उसको कुल सदस्य संख्या के आधा से ज्यादा मतलब बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो राज्यसभा का, तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पदच्युति प्रक्रिया में कुछ अंतर है। जैसे राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए एक तथ्य चाहिए कि उसने संविधान का उल्लंघन किया हो। 14 दिन की नोटिस उसमें भी है, इसमें भी है। उपराष्ट्रपति के संविधान के उल्लंघन का कोई प्रावधान नहीं। दूसरी चीज, राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति का पदच्युति प्रस्ताव केवल राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। इनिशिएट राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है। दूसरी चीज,
राष्ट्रपति के पदच्युति प्रस्ताव पर जब एक सदन पास विचार करके पारित कर देगा तो दूसरा सदन उसकी जांच करेगा और तब दूसरे सदन में राष्ट्रपति स्वयं या अपने वकील के माध्यम से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देगा। जबकि उपराष्ट्रपति की पदच्युति में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा जाता, ऐसा कि उसको अपना बचाव करने का अवसर नहीं दिया जाता। सीधे उस पर चर्चा होती है और उसको फिर मतदान करके पारित कर दिया जाता है, उसको या उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदच्युति में बहुत सी कुछ चीजें फर्क देखने को मिलती है। राष्ट्रपति की पदच्युति का प्रस्ताव दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या का 2/3, जबकि उपराष्ट्रपति का पदच्युति प्रस्ताव दोनों सदनों से केवल सामान्य बहुमत के द्वारा पारित होने पर उसको पारित माना जाता है। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे भारत में एकमात्र उपराष्ट्रपति ऐसा पदाधिकारी होता है जिसको उस पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता। पूरे देश के किसी भी पद को देख लीजिए, केवल उपराष्ट्रपति का पद एकमात्र ऐसा पद है जहां उसे उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता। उसको जो भी वेतन मिलता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार और फिर सभी प्रकार की सुविधाएं जो भी है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसको दी जाती हैं, उसको प्राप्त होता है, तो उसको वेतन नहीं मिलता। अब देखें कार्यों के बारे में। उसकी भूमिका 2 प्रकार से, एक राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में और दूसरा जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब। राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते वह सदन की अध्यक्षता करता है, सदन में शांति, अनुशासन और व्यवस्था की स्थापना करता है, सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है, सदस्यों को आलोचना करने की अनुमति देता है, बहस शुरू करवाता है, किसी विधेयक को पेश करने की अनुमति देता है। जितनी भी समितियां अगर बनती हैं नियमानुसार उनमें से कुछ समितियों को नियुक्त करता है और कुछ समितियां निर्वाचन के द्वारा गठित होती हैं, उसमें वह मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये उसकी, और यदि दोनों पक्ष में समान मत आ जाए तो उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत भी देता है। तो ये उसके सामान्य से शक्तियां हैं कि सदन के मुखिया को सदन का संचालन करने के लिए जो जो शक्तियां दी जा सकती हैं वो सभी शक्तियां उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति के रूप में प्राप्त होती हैं। और जहां तक राष्ट्रपति के रूप में काम करने का प्रश्न है, जब मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, कैसे रिक्त हो सकता है? मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई, मान लीजिए उसने त्याग पत्र दे दिया या शारीरिक कारणों से अस्वस्थ होने के कारण वह राष्ट्रपति का काम संभालने में समर्थ नहीं है, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। और जब कभी भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तब वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करता और वह राष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रकार के दायित्वों का पूरी तरह से पालन करने का, कार्यों का, शक्तियों का उपयोग करने का पूरा हकदार होता है। ये है उपराष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। जहां तक स्थिति का प्रश्न है, उसकी स्थिति सामान्य है, क्योंकि भारत में बहुत कम ऐसे अवसर आए जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ और उपराष्ट्रपति थोड़े से समय के लिए राष्ट्रपति का कार्यभार उन्होंने संभाला। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई तो वी गिरी ने उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था, लेकिन उन्होंने एक नई परंपरा विकसित की कि यद्यपि उसका पालन बाद के उपराष्ट्रपतियों ने नहीं किया, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो उस समय वी गिरी उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, शपथ लिया, और जब उन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन पत्र दाखिल किया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का उन्होंने निर्णय लिया, तब उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से भी त्याग पत्र दे दिया था। तो जब वी गिरी
1969 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो उसमें वह उपराष्ट्रपति भी नहीं थी। तो संवैधानिक प्रावधान यह कहता है, आगे चल करके संसद ने कानून बनाया, यदि मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो किसको राष्ट्रपति का पदभार दिया जाएगा? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाए, राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो इसके लिए संसद ने कानून बनाकर के प्रावधान किया कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। यदि मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त है तो जो भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। और उसके तो मुख्य न्यायाधीश के बाद अगला क्रम ये अभी तक इसकी नौबत नहीं आई है। तो यानी तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के समय में पहली बार रिक्त हुआ था, दूसरी बार रिक्त हुआ था राष्ट्रपति का पद जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु 1977 में हो गई थी। तब बीडी जत्ती ने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। इसके अलावा और कभी भी उपराष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण नहीं किया है। अभी तक जितने भी उपराष्ट्रपति बने उनमें केवल 2 ही उपराष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल तक उन्होंने काम किया। एक डॉक्टर राधाकृष्णन और दूसरे डॉक्टर हामिद अंसारी। क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है इसलिए राष्ट्रपति जिस प्रकार से शक्तिहीन है, संवैधानिक प्रमुख है, ठीक इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति को भी अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, क्योंकि उसको जो भी शक्तियां प्राप्त हैं वह केवल राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में है। इसलिए भारत में उपराष्ट्रपति के पद का महत्व भी अधिक नहीं है। वैसे भी एक बात महत्वपूर्ण है, कोई भी पद अपने आप में छोटा या बड़ा या गौरवशाली या गौरवहीन नहीं होता। उस पद पर बैठने वाला जैसा उस पद को बनाना चाहता है उसी प्रकार से वह पद बन जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के समय में जब वो राज्यसभा के पदेन सभापति हुआ करते थे, उपराष्ट्रपति होते थे, तो उसमें भी सदन में हंगामे होते थे, खूब शोरगुल होता था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर राधाकृष्णन बोलना शुरू करते थे सदन पूरा चुप रह जाता था, सदन में शांति स्थापित हो जाती थी। आज उस डॉक्टर राधाकृष्णन के व्यक्तित्व की तुलना आज के उपराष्ट्रपतियों से या राज्यसभा के पदेन सभापति से करें तो ये ठीक नहीं है। आजकल हंगामे कितने होते हैं, किस रूप में होते हैं और हमारे माननीय सांसद किस किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यह तो हम सब प्रतिदिन आए दिन देखते रहते हैं। इसकी चर्चा तब होगी, ये है उपराष्ट्रपति के बारे में आवश्यक जानकारी। इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त हुआ। अगले चर्चा फिर करेंगे। आपको धन्यवाद।